जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है तनख्वाह भाग 2। अब शुरू करते हैं कहानी। पहले भाग में आपने पढ़ा कि घर में कमाने वाला बस एक विनोद ही था। उसकी भी तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, पर किसी तरह काम चल रहा था। वो खुद से ज्यादा अपने घर वालों के बारे में सोचता था। काम पर जाने के लिए उसके लिए गाड़ी तो थी, पर इतने पैसे नहीं बचा पाता था कि एक हेलमेट खरीद सके। एक दिन काम से लौटते समय एक्सीडेंट हो गया। हेलमेट ना होने की वजह से सिर में ज्यादा लग गई, जिसके कारण मौत हो गई। अब सुनिए कहानी का अगला और अंतिम भाग। विनोद के छोटे भाई ने फैसला किया कि अब वह काम करेगा, क्योंकि इतना बड़ा परिवार है, खर्चा कैसे चलेगा। शुरुआत के 1-2 महीने तो सब कुछ ठीक रहा, किसी भी चीज की कमी नहीं रही। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही विनोद के भाई अनूप की पत्नी अनूप के कान भरने लगी कि तुम कमाओगे और सारे लोग बैठकर खाएंगे क्या? ऐसा कब तक चलेगा? अनूप की पत्नी अक्सर अपनी जेठानी को ताने देते रहती थी। लोगों को शर्म भी नहीं आता है दूसरों के कमाई खाते हुए, यह ना कि कुछ काम ही कर ले। क्या औरतें काम नहीं करती है क्या? विनोद की माँ कई बार अपनी छोटी बहू को समझा चुकी थी। बहू, विनोद जिंदा था तो सबको वही कमा कर खिलाता था, और तुम्हारा पति 2 महीने क्या खिला दिया, तुम तो सबको ताने ही मारने लगी। अनूप की पत्नी जवाब में कह दी, माँ जी, तभी तो आज उनके परिवार और हम सबका बुरा हाल है। सेविंग के नाम पर घर में 0 है, 1 रुपये भी बैंक में बैलेंस नहीं था। और मैं नहीं चाहती कि मेरे आने वाले फ्यूचर भी ऐसा ही हो। कल को मेरे बच्चे पैदा होंगे और उन्हें दर दर की ठोकरें खाना पड़े। मैं ऐसा नहीं चाहती। अगले महीने विनोद के बच्चों की स्कूल की फीस भरनी थी। विनोद की वाइफ ने अपने देवर से इस बात की चर्चा की तो अनूप की वाइफ ने बीच में ही टोक दिया, भाभी, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो जरूरी थोड़ी है कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं। सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ते हैं क्या? हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, आप भी सरकारी स्कूल में पढ़ी हैं, तो क्या हम टैलेंटेड नहीं हैं? विनोद की वाइफ उनका मतलब समझ चुकी थी और बस उसने बोला, हाँ हाँ सही कह रही हो छोटी, मैं कल से ही बच्चों का नाम कटवा कर सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दूंगी। धीरे धीरे अनूप की वाइफ ने घर पर पूरा कंट्रोल कर लिया था। अब तो घर में खाने की भी लाले पड़ने लगे थे। जब देखो किचन खाली ही रहता था। कभी चावल नहीं है तो कभी सब्जी नहीं है तो कभी दाल नहीं है। विनोद की वाइफ ने बोलना भी छोड़ दिया था, क्योंकि जब भी बोलने जाती तो यही जवाब मिलता कि आप कमाती क्यों नहीं है, कब तक आप किसी और के भरोसे पर रहेंगी। एक दिन सुबह सुबह ही अनूप और अनूप की वाइफ यह घर छोड़कर जाने लगे। एक्चुअली उसने इसी मोहल्ले में ही एक दूसरा घर किराए पर ले लिया था और उन्होंने अपने सास ससुर से भी बोला, माँ जी और बाबूजी, अगर आप लोगों को हमारे साथ चलना है तो आप चल सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। अनूप की माँ बोली कि जाओ, तुम्हें जहाँ जाना हो, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, हम अपने घर में ही रहेंगे और यहीं मर जाएंगे। लेकिन अनूप के बाबूजी ने अपनी पत्नी को समझाया कि यहाँ रहकर कैसे हम जी पाएंगे, घर में और कोई कमाने वाला नहीं है और हम यहाँ पर बड़ी बहू पर बोझ बनेंगे। वहाँ पर कम से कम 2 वक्त का खाना तो नसीब हो जाएगा। अंत में सास ससुर ने डिसाइड किया कि वह छोटी बहू के घर जाकर ही रहेंगे। विनोद के माँ बाबूजी ने विनोद की पत्नी से जाकर बोला, बहू, हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं, लेकिन तुम ही बताओ हम क्या करें अब इस बुढ़ापे में। अब हमसे कोई काम तो होगा नहीं, और अगर हम यहाँ रहेंगे तो तुम्हारे पर ही बोझ बने रहेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि छोटी बहू के ही घर जाकर रहे, कम से कम तुम्हारे ऊपर बोझ तो नहीं बनेंगे, और फिर हम यही पड़ोस में ही तो रहेंगे। कोई दिक्कत हो तो तुम हमें बता देना। बड़ी बहू ने बोला, ठीक है बाबूजी, जैसी आपकी इच्छा। घर छोड़कर सब चले गए थे। घर बिल्कुल ही सूना हो गया था। विनोद की पत्नी अकेले बैठकर रो रही थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे अपना और अपने बच्चों के पालन पोषण करे, क्योंकि पहले तो छोटे देवर कमा कर लाता था, जैसे तैसे भी घर का खर्चा चल जाता था। लेकिन अब क्या करे, वह यह सब सोच ही रही थी। तभी बच्चे स्कूल से वापस घर आ गए थे और अपनी माँ को रोते हुए देखकर पूछने लगे, माँ क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? विनोद की पत्नी ने अपने बच्चों से कुछ नहीं छुपाया, सब कुछ बता दिया जो भी घर में हुआ था।
विनोद के बच्चों ने अपने माँ का हिम्मत बंधाया और बोला कि माँ आप चिंता मत करो, आप तो पढ़ी लिखी हो, घर में ट्यूशन पढ़ा लो, हम अपने दोस्तों से बात करेंगे कि तुम सब हमारी मम्मी से ट्यूशन पढ़ लो। विनोद की पत्नी ने अपने बच्चों से लिपट कर बोला, ठीक है बच्चों, कुछ ना कुछ तो मैं करती हूँ। तभी विनोद की पत्नी को याद आया कि उसकी एक फ्रेंड इसी शहर में एक स्कूल में टीचर है और वह बहुत पहले ही विनोद की पत्नी से कहती थी कि तू इतनी पढ़ी लिखी हो, कहीं पर जॉब क्यों नहीं करती हो? क्या पूरी जिंदगी घर में गुजारने के लिए इतनी पढ़ाई की थी? तो तब विनोद की पत्नी हंसकर टाल देती थी कि अरे यार, कहाँ टाइम मिलता है जॉब करने का, घर में ही पूरा टाइम बीत जाता है। लेकिन आज उसे अपनी दोस्त की बातें सही लग रही थी। अगर वह बाहर जॉब कर रही होती तो उसे दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती और वह खुद आत्मनिर्भर होती और उसके बच्चे भी सही स्कूल में पढ़ रहे होते। उनके नाम कटवाकर सरकारी स्कूल में दाखिला नहीं करवाना पड़ता। उसने सोचा, चलो जो हुआ सो हुआ, एक बार फोन करके देखती हूँ, क्या पता अभी भी उसके स्कूल में कोई टीचर पोस्ट खाली हो। विनोद की पत्नी ने अपनी दोस्त रमा को फोन लगाया। रमा ने फोन उठाते ही कहा, हाय रेनू, कैसी हो? बहुत दिनों बाद याद किया। कैसे याद आ गई तुम्हें आज अपनी दोस्त रमा की? सब ठीक तो है ना? रेनू ने रमा से बोला कि नहीं यार, कुछ भी ठीक नहीं है। उसने सब कुछ फोन पर बता दिया कि कुछ दिनों पहले ही उसके पति का एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया था और फिर घर से अब उसके देवर देवरानी भी छोड़कर चले गए हैं। रमा ने बोला, इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे आज तक कुछ भी नहीं बताया। अब बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या मदद कर सकती हूँ? रेनू ने बोला, यार मेरे लिए कोई जॉब ढूंढ सकती है तो बता। रमा बोली, रेनू तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। बस 10 मिनट रुक, मैं प्रिंसिपल साहब से बात करके तुम्हें बताती हूँ, क्योंकि वह कह रहे थे कि हमारे ही स्कूल में एक मैथ के टीचर का पोस्ट खाली होने वाला है, क्योंकि पहले वाली टीचर जॉब छोड़ने वाली है। रेनू बोली, यार तुम मेरे लिए ऐसा कर दोगी तो तुम्हारा एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। रमा बोली, इसमें एहसान कैसा, एक दोस्त ही तो दूसरे दोस्त के काम आता है। रमा ने फोन काटकर प्रिंसिपल साहब को फोन लगाया और उनसे पूछा कि सर, आप बता रहे थे कि आपके स्कूल में मैथ की टीचर स्कूल छोड़कर जाने वाली है। मेरी एक दोस्त है जो बहुत ही अच्छा मैथ की टीचर है, आप चाहें तो उसे मैं कल इंटरव्यू के लिए लेकर आऊं। प्रिंसिपल ने जवाब दिया, अगर वह तुम्हारी दोस्त है और तुम उसे जानती हो तो फिर इंटरव्यू की कोई जरूरत नहीं है, कल से ही उसे बुला लो नौकरी के लिए। रमा ने अपनी दोस्त रेनू को फोन करके बताया, रेनू अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई। सर ने बोल दिया है कल से स्कूल आने के लिए तैयार हो जाओ, कल से तुम हमारे साथ ही स्कूल में पढ़ाओगी। रेनू के चेहरे से अब थोड़ा तनाव कम हो गया था। बस यही सोच रही थी कि जो काम वह आज करने जा रही है, अगर वह शुरू से ही करती तो आज शायद उसके इतने बुरे दिन नहीं आए होते। दोस्तों, यह सच ही कहा गया है कि भगवान अगर एक रास्ते बंद करता है तो दूसरे रास्ते खोलता भी है, और ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में सारे लोग बुरे हैं। अगले दिन से ही रेनू स्कूल जाने लगी। कुछ दिनों बाद ही रेनू का स्कूल में अच्छा खासा नाम हो गया। वह अपने क्लास में बहुत ही फेमस हो गई, क्योंकि उसका मैथ पढ़ाने का जो तरीका था वह जबरदस्त था। वह बच्चों को इतना जल्दी मैथ के फॉर्मूला रटा देती थी कि सारे बच्चे अपने टीचर के गुण गाते रहते थे। एक दिन रेनू को यह बात पता चला कि जो इस स्कूल में नौकरी करते हैं, अगर वह अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ाते हैं तो उनकी 50% फीस माफ हो जाती है। यह जानकर रेनू बहुत ही खुश हुई। रेनू कुछ दिनों में अपने बच्चों का एडमिशन भी सरकारी स्कूल से इसी स्कूल में करवा दिया। धीरे धीरे रेनू का जीवन भी नॉर्मल होता चला गया था। स्कूल के सालाना वार्षिक समारोह में रेनू को बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला और यह बात वहां के लोकल न्यूज़पेपर में भी छप गई थी। न्यूज़पेपर के द्वारा जब यह बात उसके देवर देवरानी को पता चली तो वो लोग अगले दिन ही रेनू के घर बधाई देने के लिए आए, लेकिन रेनू ने बिल्कुल ही उनको जाहिर नहीं करने दिया कि वह उनसे नाराज है और सबसे हंसकर मिली। अब रेनू की लाइफ बिल्कुल ही नॉर्मल हो गई थी। उसके देवर देवरानी से भी रिश्ता नॉर्मल हो गया था। वह भी इनके घर आते थे, यह भी उनके घर जाती थी। सभी इज्जत देने लगे थे, क्योंकि अब इस घर में फिर से तनख्वाह आने लगी थी।
उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।